प्रिय बच्चों, आज हम लोगों को ये चौथे पाठ को पढ़ना है विज्ञान में, जिसमें है ऊष्मा प्रवाह एवं तापमापन, हीट फ्लो एंड टेम्परेचर। ऊष्मा क्या है, पहले ऊष्मा के बारे में हम लोग जान लें। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के ताप के अंतर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में प्रवाहित होती है। यह तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप एक समान न हो जाए। एक किस तरह से होता है, इसको हम ऐसे समझें। हम एक पात्र में ऐसे हम पानी ले रहे हैं, इसलिए एक पात्र है, यहाँ पानी का लेवल देखिए इतनी तक भरे हुए हैं, और दूसरा पात्र है जिसमें कि पानी तो अधिक है, इसमें पानी की मात्रा तो अधिक है, लेकिन ये ऐसे है। और अब हम इसको इस दोनों पात्रों को हम एक नली के द्वारा हम ऐसे इसको जोड़ दे रहे हैं, ऐसे जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर एक टेप लगाए हुए हैं, इससे हम खोलने के लिए, बंद करने के लिए। देखिए इसका लेवल कहेंगे, इसका ये जो पानी का स्तंभ है ये ऊंचा है, और इसका पानी, इस पात्र में पानी का स्तंभ नीचे है। जब हम इस टेप को खोलते हैं तो जब कि इसमें फर्ज कर दिया जाए कि मान लीजिए कि इसमें 1 ही लीटर पानी है, 1 ही लीटर पानी है, और इसमें मान लीजिए कि 2 लीटर पानी है। लेकिन जब हम इस टेप को खोलते हैं तो पानी, इसके ऊंचे लेवल वाले, ऊंचे तल वाले पानी का प्रवाह नीचे वाले पानी के तल की तरफ होने लगता है, और ये कहेंगे तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों पात्रों के पानी का तल बराबर ना हो जाए। ठीक ऊष्मा को भी इसी प्रकार समझेंगे कि अगर कोई वस्तु है और वह उच्च ताप पर है और दूसरी जो वस्तु है वो निम्न ताप पर है, तो जब दोनों को कांटेक्ट कर देंगे, एक दूसरे के संपर्क में रखेंगे, तो ऊंचे ताप वाली वस्तु से ऊष्मा नीचे ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होने लगेगी, बहने लगेगी, और ये तब तक बहती रहेगी जब तक कि दोनों पात्रों का, इस पात्र का इस पात्र का तल बराबर न हो जाए। ठीक इसी प्रकार ऊष्मा, चूंकि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, तो इस ऊर्जा को नापने की इकाई जूल है। तो जब ऊर्जा को नापने की इकाई जूल है तो कहेंगे कि ऊष्मा, कार्य के नापने की इकाई जूल है, और ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊर्जा की इकाई, ऊर्जा की इकाई जो है जूल है, इसलिए कहेंगे ऊष्मा की इकाई भी जूल होगी। अब इस तरह से जैसे प्रवाहित हो रही है, यहाँ से ऊंचे तल से द्रव नीचे वाले तल पे प्रवाहित हो रही है, तब इसी तरह से अगर जो कोई वस्तु उच्च ताप पर है और दूसरी वस्तु निम्न ताप पर है, दोनों को एक दूसरे के संपर्क में करने पर ऊष्मा का प्रवाह होता रहता है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा हो गई। तो ऊष्मा को परिभाषित कैसे कहेंगे? ऊष्मा कहेंगे एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के ताप के अंतर के कारण एक वस्तु से ऊष्मा दूसरे वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, और यह तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप एक बराबर न हो जाए। फिर कहेंगे इस वस्तु के द्वारा ऊष्मा दी जाएगी और इस वस्तु के द्वारा ऊष्मा ली जाएगी। तो इस वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा और इस वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। दी गई ऊष्मा बराबर दी गई। अब इस ऊष्मा की नापने की इकाई क्या है? इस ऊष्मा को हम नापेंगे कैसे? तो एसआई पद्धति में ऊष्मा के नापने की इकाई है जूल। जूल वैज्ञानिक का नाम है, उसी के नाम पर। लेकिन सामान्यतः ऊष्मा की इकाई हम कैलोरी का प्रयोग किया जाता है, कैलोरी की प्रयोग की जाती है। तो एक कैलोरी ऊष्मा किसे कहते हैं कि 1 ग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, अर्थात 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम 1 कैलोरी कहते हैं। और चूंकि कैलोरी ऊष्मा की छोटी इकाई है, इसलिए इसकी बड़ी इकाई किलो कैलोरी होती है। तो एक किलो कैलोरी बराबर होता है 1000 कैलोरी। 1000 कैलोरी का मान 1 किलो कैलोरी के बराबर होता है।
1 कैलोरी ऊष्मा कितने जूल के बराबर होती है? तो 4.18 जूल के बराबर होती है, जिसको हम इतना न कह करके 4.2 जूल कहते हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। अब देखिए कैसे 4.2 कहे हैं, दशमलव के बाद से यहाँ 1 के बाद से 8 है, इधर 4 है, इधर से हम छोड़ देते हैं, एक ही अंक पर लिखें। चूंकि यहाँ पर 8 है, ये गिनती 5 से अधिक है, इसलिए इसमें एक बढ़ाकर लिखेंगे 4.2 जूल। ये गणना के कार्यक्रम में हम अगर जो ऐसा प्रतिबंध न होगा तो वहां पर हम उस न्यूमेरिकल के प्रश्न में हम 1 कैलोरी का मान 4.2 जूल ही रखेंगे। अब है ताप का मापन, टेम्परेचर। किसी पदार्थ के ठंडे अथवा गर्म होने की अवस्था को तापमान से नापते हैं। सामान्य रूप में तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं। इसको पढ़ेंगे डिग्री सेंटीग्रेड, 0 लिखे ऊपर ऐसे C लिखे नापते हैं। अब ये जो ताप नापने की बहुत सी इकाइयां हैं, जैसे ये सेंटीग्रेड पैमाना है, केल्विन पैमाना है, फ़ारेनहाइट पैमाना है, लेकिन खास करके हम लोग ताप नापने की इकाई जो है ये। और किसी वस्तु को ठंडा और गर्म की अवस्था कैसे कहेंगे? उस वस्तु को ठंडा कहते हैं जिस वस्तु से हमारे शरीर की ऊष्मा जिस वस्तु में प्रवाहित होती है। जैसे पानी में हम हाथ डालते हैं, अगर जो पानी ठंडा है तो क्या होता है कि हमारे शरीर की ऊष्मा उस पानी में प्रवाहित होने लगती है, और यह तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि हमारे शरीर का ताप और पानी के ताप बराबर न हो जाए। तो जब हमारे शरीर से ऊष्मा पानी के अंदर जाती है तो हम कहेंगे कि पानी ठंडा है, और जब किसी गर्म पानी में, ऐसे गर्म पानी नहीं कहेंगे कि मैंने खौलता हुआ पानी हाथे जल जाए, मुझे पानी के टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, तो टेम्परेचर को नापने की, ताप को नापने की इकाई डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर जो उसका ताप अधिक है तो जब गर्म पानी में जब हाथ डालते हैं तो उस पानी की ऊष्मा हमारे हाथ में आने लगती है, और तब हमको गर्म महसूस होता है। कब हम ठंडा महसूस करते हैं, कब गर्म महसूस करते हैं? ठंडा महसूस तब करते हैं जब हमारे शरीर की ऊष्मा द्रव पदार्थ में जाए या किसी वस्तु में जाए। और गर्म का अनुभव कब करते हैं? गर्माहट का अनुभव तब कम होती है कि जब उस वस्तु से ऊष्मा हमारे शरीर में आ गए तो हमको गर्माहट महसूस होती है। अब इस प्रकार से अब हमको ये ऊष्मा का प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन, तो ऊष्मा का प्रवाह कहेंगे। जब ऊष्मा का जब प्रवाह होता है तो ऊष्मा का प्रवाह किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके आकार में वृद्धि होती है, उसको ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। किसी वस्तु को जब हम ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा प्राप्त करके उस वस्तु में प्रसार होता है। यह प्रसार 3 प्रकार का होता है। पहला कहेंगे रेखीय प्रसार, रेखीय प्रसार, रेखीय प्रसार, लीनियर एक्सपेंशन। तो रेखीय प्रसार उसे कहते हैं जिसमें जिस वस्तु में लंबाई में वृद्धि होती है, क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, लेकिन कहेंगे जिसमें लंबाई में वृद्धि होती है, रेखीय प्रसार कहते हैं। जैसे रेल के पटरियों के बीच, इसमें रेखीय प्रसार के लिए थोड़ी सी जगह बीच में छोड़ दी जाती है, इसको कहते हैं रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार से कहते हैं जिस वस्तु में लंबाई में वृद्धि हो ऊष्मा देने पर, तो उसको कहेंगे रेखीय प्रसार। दूसरा है क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार किसे कहेंगे? ऊष्मा देने पर किसी वस्तु के लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो तो उसको कहेंगे क्षेत्रीय प्रसार। जैसे कमरे का फर्श बनाते हैं, तो कमरे के फर्श बनाने, मान लीजिए कमरे का फर्श है, तो कमरे का फर्श बनाने में अगर कमरे की चारों तरफ से दीवार है और ये सब फर्श बनाए हैं, तो जब यह ऊष्मा पाएगा गर्मी के मौसम में तो क्या होता है, ये फर्श टूट जाता है। फर्श ये टूट जाएगा कि इसमें इधर से दीवार है, इधर से दीवार है, चारों तरफ से दीवार है, तो इसमें कहीं प्रसार जब होगा तो प्रसार होने पर क्या होगा, जगह नहीं मिलेगी, टूट जाता है। इस प्रसार को, कि यह प्रसार को करने के लिए, प्रसार को रुकने, प्रसार को हम मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम पट्टी, कांच की पट्टी लगा देते हैं। ऐसे फर्श जो बनाते हैं तो देखे होंगे कि ऐसे ये होता है क्षेत्रीय प्रसार। ये क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रफल में वृद्धि को क्षेत्रीय प्रसार, लंबाई में वृद्धि को रेखीय प्रसार। और तीसरा है
आयतन प्रसार, आयतन प्रसार, क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो आयतन प्रसार का से तात्पर्य हमारा यह है कि ऊष्मा देने पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में वृद्धि हो। जैसे क्यूबिकल टाइप से है, ऐसे क्यूबिकल टाइप का है, ये क्यूब है, ये लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में वृद्धि हो, तो ऐसी वृद्धि को कहेंगे हम आयतन प्रसार। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में वृद्धि हो तो आयतन प्रसार। आयतन प्रसार कहेंगे जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में वृद्धि हो तो आयतन प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार जिसमें लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि हो। रेखीय प्रसार जो लंबाई में वृद्धि हो। ये तो इसके, तो ये जो है ये जो प्रसार होता है, तो गैसों में जो प्रसार होता है वो एक्सपेंशन इन गैसेज। गैसों को गर्म करने पर गैस फैलती है, और गैसों का प्रसार, अब देखिए इसे जो प्रसार होता है, यह प्रसार किसे होता है? यह ठोसों में भी होता है, प्रसार ठोस में होता है, द्रव में होता है और गैस में होता है। अब देखिए ठोस में ऊष्मा का प्रसार कैसे होता है? जब ठोस को हम एक सिरे को गर्म करते हैं तो यह ऊष्मा उस ठोस के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। जैसे हम लोहे की छड़ को, सरिये को एक सिरे को गर्म करें तो वह ऊष्मा धीरे धीरे हमारे हाथों तक पहुंच जाती है। होता क्यों है, होता कैसे है कि वहां की छड़ के जहां गर्म कर रहे हैं, जहां से ऊष्मा दे रहे हैं, वहां का कण ऊष्मा पाकर उनके अणुओं की बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो दूरी बढ़ने से क्या होता है कि अब उसका कण जो है वाइब्रेट करने लगता है और अपनी ऊर्जा वो निकट वाले कण को देता जाता है। यह ऊर्जा धीरे धीरे उस एक कण से दूसरे कण तक हमारे हाथों तक पहुंच जाती है। ये होता है ठोसों में प्रसार। द्रव में प्रसार होता है कि जब द्रव को गर्म करते हैं तो द्रव में प्रसार भी होता है। द्रव में प्रसार कहेंगे ठोसों की अपेक्षा अधिक होगा, और गैसों में प्रसार कहेंगे ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत अधिक होगा। इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं।